हाँ जी, अब हम कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम कुछ इंडिकेटर्स पहले डिस्कस कर चुके थे कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो अब जो ये इंडिकेटर्स ग्रो करते हैं, इसके पीछे फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पॉलिसी या जो पब्लिक डेट पॉलिसी है या टैक्स जो है उससे रिवेन्यू कलेक्ट करना, वो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है, कैसे वो इंडिकेटर्स और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं बाय वे ऑफ इन्वेजन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी। उनकी पॉलिसीज़ कैसे इकोनॉमी को डेवलपमेंट की ओर लेकर जाती हैं। तो फिस्कल पॉलिसी अगर अच्छी है तो गवर्नमेंट ऑफ अ अंडर डेवलप्ड कंट्री एक्ट एज एन इन्वेस्टर। अगर फिस्कल पॉलिसी जो है जो गवर्नमेंट की वो बेटर है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की, वो एक तरह से जो गवर्नमेंट का पैसा रहेगा बाय वे ऑफ जो वो एक्सपेंडिचर कर रही है, वो एक तरह से इन्वेस्टर के तौर पर गवर्नमेंट काम करेगी, एक डिपॉजिटर के तौर पर काम करेगी, एक स्टेबलाइज़र के तौर पर काम करेगी जिससे प्राइस स्टेबल रहे, और एक इनकम रीडिस्ट्रीब्यूटर की जो इनकम है वो सही सभी सेक्शंस तक, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक जो है वो सही से पहुंच पाए। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी हमारी गवर्नमेंट। अब बात आती है पर्पस क्या है फिस्कल पॉलिसी के। पहला है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी है, मींस इन्वेस्टमेंट्स का होना, कि जो पूंजी लगी हुई है इकोनॉमी के अंदर, जितना ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट और फ्लरिश होता जाएगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर मोबिलाइज्ड एंड यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थ्रू फिस्कल मेजर्स। तो जो कंट्री के अंदरूनी जो संसाधन है उनको सरप्लस वाले एरिया से ट्रांसफ़र किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा, कहाँ पर, जहाँ पर जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उन तक, कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू, कुछ फिस्कल मेजर्स के थ्रू। जैसे कि हम बात करें सरप्लस किसके पास है, जो लोग हैं जो इनकम कमा रहे हैं, और जो इनकम है वो स्लैब रेट के, टैक्स की स्लैब रेट जो है उसके मिनिमम से बियॉन्ड जा रही है, तो उनसे क्या है टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो टैक्स से रिवेन्यू मिलेगा, इट मीन्स उनके पास क्या है, बहुतायत है पैसे की, तो उनके ऊपर एक जो टैक्स लगाकर आपका पैसा सरकार ले सकती है और उनको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर लगा सकती है। तो इससे क्या होगा, पैसा क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एवेन्यूज़ लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और ज़्यादा उद्योग लगेंगे, पब्लिक डेप्ट फंड्स लेकर बैंक्स से सरकार फर्दर फिर वो पैसा कहाँ लगाएगी, इकोनॉमी के अंदर लगाएगी। उससे भी क्या होगा, पूंजी ही बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, छोटी छोटी सेविंग्स को एंड इनकम फ्रॉम इनकम पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो छोटी सेविंग्स लोगों की उनको इनकरेज करके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो क्या होगा, वही पैसा क्या जाएगा, वो पैसा जा तो कौन सी सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर ही जा रहा है। इससे वो पैसा एक्चुअल में लग कहाँ रहा है, बाय वे ऑफ फिस्कल पॉलिसी मेजर्स वो पैसा सरकार ही है जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर लगा रही है। तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो पूंजी पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा जो डाला जा रहा है, वो क्या किया, वो किसी भी सोर्स से वो 5% से 10% के बीच में कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। इट मीन जो भी पैसा इस सोर्सेज से सरकार के पास आता है वो पैसा डेवलपमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए सब्सिडाइज करना है, तो वो सारे मेजर्स के लिए जो पैसा आता है, जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है इन सभी जो रेट है हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, ये कैपिटल फॉर्मेशन का रेट जो है वो है 5 से 10%। अब क्योंकि रीज़न क्या है, इतना कम क्यों है, सरकार मेजर्स ले रही है, पैसा इन सोर्सेज से जो आ रहा है और लग रहा है समृद्धि के लिए, वो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि
जो लोगों के अंदर प्रोपेंसिटी टू सेव जो है ना वो बहुत लो है इन कंट्रीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम अगर लो होती है तो क्या होगा, कंजप्शन के अंदर ज़्यादा चला जाता है, तो सेविंग जो है वो उतनी हो नहीं पाती है। तो सेविंग नहीं हो पाएगी तो प्रोपेंसिटी टू सेव सारा कंजप्शन में चला जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में क्या आपका जो है वो फर्दर इकोनॉमी के अंदर वो पैसा सर्कुलेट नहीं हो पाता कि वो सरप्लस कंट्री के गवर्नमेंट के पास जाए, वो फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर लगाए। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ नॉट पॉसिबल। तो कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेन उद्देश्य जो फिस्कल पॉलिसी का क्या है कि स्टिमुलेट कैपिटल फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पूंजी को बढ़ाना अर्थव्यवस्था के अंदर, इसलिए वो मेजर्स लेती है बाय वे ऑफ दीज पॉलिसीज़। अब फिस्कल पॉलिसी हमने बात की थी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन व्यू ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज, ये सेम वही बात है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन दिस कंट्रीज टैक्सेशन इज़ अ वेरी एसेंशियल एंड गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू मेड इंडिफरेंट इन दिस रिस्पेक्ट। तो टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की हमने पीछे बात की थी, तो टैक्स बहुत ज़रूरी है लगाना। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो अमीर लोग हैं या कॉर्पोरेट टैक्स जो हायर रेट से ऊपर चार्ज किया जाता है, वो जितना ज़्यादा पैसा उन टैक्स के माध्यम से आएगा उतना ज़्यादा पैसा सरकार के पास होगा किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करने के लिए, उसी के माध्यम से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट implies increase in national income which is very low in underdeveloped countries। अब हम बात करें कि आर्थिक समृद्धि के लिए हमने बात की थी कि पैसा इकॉनमी में कितना जा रहा है, और जितना इकॉनमी में जाएगा पैसा, एवेन्यूज़ लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू जनरेट होंगे, जीडीपी बढ़ेगा। एक इंडिकेटर ये था जीडीपी, वो कैसे होगा, जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जो हमने पहली बार साइकिल की थी कि पैसा इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सेविंग्स जो हैं सरप्लस वो सर्कुलेट होती है, जीडीपी इंक्रीज होता है। एक इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हमारे कंट्रीज़ के अंदर, खासकर डेवलपिंग अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, जो हमारी नेशनल इनकम जो होती है, राष्ट्रीय, वो बहुत कम होती है। इसलिए जो सरकार क्या करती है, कुछ मेजर्स अपनाती है जिससे नेशनल इनकम क्या है, इंक्रीज़ हो जाए। अब वो क्या पॉलिसीज़ अपनाती है, टू अफेक्ट सच चेंजेस ऑन द टैक्सेशन, सेम टैक्स के अंदर ऐसे चेंजेस लेके आना एज प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम को इस तरह से लेकर आना जिससे क्या हो, आपका सेविंग्स बढ़े और इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, कि टैक्स से तो पैसा आ ही रहा है और साथ साथ जैसे हम जो भी सरकार जो है कुछ हमारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स के अंदर रिबेट मिलती है, तो वो क्या कर रही है कि आप टैक्स को प्रॉपर प्लानिंग से आप बचा भी रहे हो, और इस वजह से और इस तरह के वो आप प्रोविजंस बनाती है, टैक्स को बचा भी रहे हो, और जो रिमेनिंग अमाउंट इतना आपका रिड्यूस हो जाता है कि आपका जो टैक्सेशन होगा, वो क्वांटिटी ऑफ टैक्स होगा वो थोड़ा कम जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, सेविंग्स प्रमोट होंगी उससे, तो इंश्योरेंस के अंदर ही पैसा लोग लगाएंगे सरकार ने, इसीलिए तो कुछ जो है बजट के अंदर या कुछ भी जो मेजर्स लेती है वो अलग अलग आयाम को देखते हुए लेती है। तो जो बजट भी बनाया जाता है उसमें बहुत सारे आयाम देखे जाते हैं, सिर्फ टैक्स नहीं होता वहाँ पे मेजर, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाइक लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, काफ़ी चीज़ों के ऊपर क्या होता है, संज्ञान लिया जाता है। तो लोग ज़्यादा सेव करेंगे, सेविंग कर रखी है तो उसके अंदर क्या रहेगा कि जो रिमेनिंग अमाउंट पर जो है उनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स की बचत भी होती है और सेविंग भी प्रमोट होती है। और इससे क्या होता है, और जो सेविंग हो रही है इसका मतलब इंश्योरेंस या किसी भी सेक्टर के अंदर वो कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। तो चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाए पैसा, वो सरप्लस कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इकॉनमी में आ रहा है, टैक्स के थ्रू भी इकॉनमी के अंदर आ रहा है, और मेजर्स के थ्रू भी वो इस तरह से इन्वेस्ट भी हो गया और टैक्स रिबेट हो गया, और जितना टैक्स बनता है थोड़ा बहुत वो कंपल्सरीली वो होंगे, वॉलेंटरली वो खुद स्वेच्छा से उस टैक्स को, क्योंकि सरकार ने इतना अथॉराइज दे कर दिया
प्लानिंग के थ्रू कि आप टैक्स को आप चाहे तो सही माध्यम से रिड्यूस भी कर सकते हैं और जो जेन्युइन टैक्स है वो पे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पैसा इकोनॉमी के अंदर आएगा। और कैसे नेशनल इनकम बढ़ाई जा सकती है, एक तो टैक्स के थ्रू पैसा आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना सरप्लस अमाउंट, सेविंग कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट जो हम बात कर चुके हैं कि सरकार फंड्स रेज करती है पब्लिक से, जब हमने पंप जो किया था पंपिंग करती है, और उससे क्या होगा, आपका पैसा फर्दर सरकार के पास आता है बाय फंड्स रेज करके, और प्राइवेट भी जो सेक्टर है वो भी इन्वेस्ट करता है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू जनरेट होते हैं, फिर फुलर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर वो मनरेगा में कर रही है, चाहे वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए लोगों तक फूड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या ट्रांसफ़र जो पेमेंट्स है आपकी स्कॉलरशिप या पेंशन के थ्रू वो पैसा प्रोवाइड कर रही है। उससे क्या होगा, एक तरह से हाथों में इनकम ही तो जा रही है, चाहे वो फैक्टर ऑफ इनकम मिले, चाहे वो क्या है आपको ट्रांसफ़र पेमेंट के तौर पर मिले। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ये प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, वो पैसा कहाँ से आता है, इन्हीं सोर्सेज के माध्यम से ही आता है ना। तो नेशनल इनकम कब बढ़ेगी भाई, जब टैक्स के माध्यम से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसा आएगा। अच्छा, अब क्या कहते हैं, विद इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट देयर इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो जितना ज़्यादा पब्लिक का इन्वेस्टमेंट होगा उतना नेशनल इनकम भी बढ़ेगी ऑन द वन हैंड, एंड एनकरेजमेंट टू प्राइवेट। जब हमने पंप इन्वेस्टमेंट किया था, पंपिंग हुई थी, तो वही था, पब्लिक डेप्ट होता है तो पंप मिलता है प्राइवेट वाले को भी, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है, उससे भी मार्केट के अंदर पैसा, तो जितने भी सोर्सेज जिससे पैसा मार्केट में आएगा बाय जो भी गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है, चाहे वो टैक्स लगाकर, चाहे वो सेविंग्स को प्रमोट करके, चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करके, या ट्रांसफ़र पेमेंट्स के माध्यम से करके, या पब्लिक डेप्ट को के द्वारा इन्वेस्टमेंट्स को पंप करके प्राइवेट सेक्टर की इनडायरेक्टली, तो उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की शॉर्टेज होती है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। There is acute shortage of private entrepreneurs in underdeveloped countries. This shortage can be removed by government by its fiscal policy. तो acute प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की कमी है बहुत ज़्यादा इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर, तो वो शॉर्टेज कैसे रिमूव हो जाएगी, क्यों जब सरकार क्या करेगी, कुछ फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट्स करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, आपका वो फंड्स प्रोवाइड करेगी, जिससे छोटे एवेन्यूज जो हैं वो खुल सके। अब एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को जो है वो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो कौन करे, वो सरकार ही तो दे रही है ना, सब्सिडीज़ दे रही है वो सरकार ही दे रही है कि और छोटे छोटे उद्योग लगाओ ताकि हमारा जो कंट्री वो एम्प्लॉयमेंट देने वाला भी बने। ठीक है, अच्छा, अब तो ये तरीके होंगे आपके जिससे नेशनल इनकम क्या है इंक्रीज़ होगी। ये हमने बात की थी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज की जो है वो इनकरेज किया जाएगा, नई ऑर्गेनाइजेशंस को सब्सिडाइज करके या उनको एग्जम्पशन प्रोवाइड करके कि उनको टैक्स इतना नहीं पे करना पड़ेगा, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करके सब्सिडीज़ दे के एनकरेज किया जाता है कि वो प्रोडक्शन करें। अब बात आती है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी क्या है कि अगर संसाधन ही इकॉनमी के अंदर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए गए हैं तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो संसाधनों को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर द रिसोर्सेज बी यूटिलाइज टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो संसाधनों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा टू इंक्रीज द, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ डेवलप हो। तो इंडस्ट्रीज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे नॉट अट्रैक्ट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ प्रॉफिट। कहते हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती क्योंकि वहाँ का प्रॉफिट का रेट जो काफ़ी लो है। लेकिन उसके कंपैरेटिवली ऐसी बड़ी हाई इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लग्जरी और नॉन एसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो काफ़ी हाई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो संसाधन जहाँ पर चाहिए वहाँ संसाधन, वहाँ रिसोर्सेज जो हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर वहाँ पर तो जा ही नहीं रहे हैं, और प्रोडक्टिव पर्पसेस
जो प्रोडक्शन हो सकता है वहाँ तो वो पैसा जा ही नहीं रहा, इसीलिए लो रेट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि लो रेट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। और जहाँ नहीं इतना रिक्वायरमेंट है वहाँ पर बहुत हाई रेट ऑफ प्रॉफिट होता है। इसीलिए फिस्कल पॉलिसी अगर अच्छी बनाई जाती है तो इन्वेस्टमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज़ के में जो है वो लगाई जा सकती है। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करा के ऐसी इंडस्ट्रीज़ को लगा सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और उनको टैक्स में छूट वगैरह देकर, जहाँ पर जिन MSMEs या जिन इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा और जो एसेंशियल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी, तो फिस्कल पॉलिसी वहाँ पर रिसोर्सेज सही से आवंटित हो जाएं, इसलिए वो ग्रांट के माध्यम से वो संसाधन क्या है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बताते हैं मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इनइक्वालिटीज़ जो है मीन्स इनकम और वेल्थ के अंदर जो क्या कहते हैं कि मिस डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका, एक तरह से जो रिचर क्लास है वो रिचर होती जाती है और पुअर क्लास पुअर हो जाती है। तो वो जो खाई बीच में बांटने के लिए, इन द सेंस जो ब्रिज करने के लिए उस गैप को, वो क्या है, सरकार टैक्सेस लगा सकती। जो रिचर क्लास है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएंगे ताकि उनकी इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो जो पैसा उनके ऊपर टैक्सेस लगाने से आया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से जो पैसा आया, उसको क्या किया जाएगा, वो खर्च किया जाएगा ऑन प्रोवाइडिंग वेरियस सोशल सर्विसेज टू पुअर, मींस फ्री मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो वो गरीबों, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, उन वो पैसा सरकार क्या करेगी अंडर फिस्कल मेजर, वो पैसा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उनके ऊपर लगाएगी डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा के। हैवी टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड ऑन लग्जरी गुड्स एंड प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स कैन बी लोवर्ड बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़। और कई बार हम देखते हैं बजट के अंदर क्या किया जाता है, लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता है ताकि जो अनअसेंशियल चीज़ें हैं उनको लोग ना खरीदें, कम खरीदें। तो लग्जरी गुड्स के ऊपर, या जो प्राइस ऑफ असेंशियल गुड्स, और प्राइस जो ज़रूरत के चीज़ें हैं लाइक जेनेरिक दवाइयाँ हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, या उनके पास सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है बाय गवर्नमेंट। तो ये तरीका है जिससे क्या होगा, जो लोगों को ज़रूरत का जो आपके वीकर सेक्शन है उनको ज़रूरत की चीज़ जो है वो कम रेट के ऊपर मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान है वो लग्जरी गुड्स को परचेज़ करने के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए टैक्स वहाँ ज़्यादा लगाते हैं और ज़रूरत की चीज़ों के प्राइस लो कर देते हैं, और जो रिचर है उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है बाय वो ऑफ इम्पोजिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब हम बात करें तो इट मीन्स टैक्सेशन पॉलिसी भी साथ चल रही है और एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी गवर्नमेंट की साथ चल रही है, जिससे इनइक्वालिटी जो है वो वेल्थ और इनकम की का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, अमीर के पास उतना नहीं जाएगा बहुतायत के अंदर, और वीकर जो है वो स्ट्रीमलाइन के अंदर आता है, मेन स्ट्रीम के अंदर आता रहेगा। कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, कहते हैं अब देखो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम ज़रूरत क्या थी कि गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्या होता है, रिजल्ट इनटू मोर परचेजिंग पावर विद पीपल एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी विदाउट दीज बिंग एनी कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड। मीन्स कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़ कम है, अब होगा क्या इसके अंदर, लोग जो वीकर सेक्शन है वहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, अब जहाँ पे जो पहले से ही जो खर्च चल रहा है सरकार का, और सरकार के माध्यम से ही जिनके थ्रू पैसा या गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स जा रही हैं, वो तो चलती रहेंगी। अब खर्चा चाहे ज़्यादा बढ़े रिवेन्यू से, और रिवेन्यू नहीं आ रहा तो सरकार क्या कर सकती है, तो चाहे वो लेंडिंग करके जनरेट करे पैसा फर्दर उनको प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो तो सरकार करेगी ही करेगी। तो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा आ सके और उनके पास मनी की सप्लाई क्या आ सके, ज़्यादा आ सके, चाहे उसके कंटेक्स्ट में कोई गुड्स की सप्लाई जो है वो जनरेट हो या ना हो। तो इससे क्या होगा, प्राइस जो है वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है,
क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, पैसा माध्यम से आ रहा है, जो सरकार ट्रांसफ़र पेमेंट्स कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, या उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स हैं वो मिनिमम रेट्स के ऊपर प्रोवाइड कर रही है। तो पब्लिक परचेसिंग पावर इंक्रीज़ होने की वजह से, सरकार द्वारा डेफिसिट फाइनेंसिंग करने की वजह से मनी आएगी तो प्राइस राइज होगा, इन्फ्लेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा महंगाई का, किसके ऊपर, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर। फिर जो बाकी लोग हैं, एक टाइम पर जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो लोग हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को जो बड़े प्राइसेस के ऊपर ख़रीद नहीं पाएंगे। इसीलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग एक टाइम तक की जाती है जब रिक्वायरमेंट होती है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उससे जो प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत से मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो फिस्कल पॉलिसी इज़ यूज टू चेक इन्फ्लेशन। तो महंगाई को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, अंत में जब ज़रूरत से ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है उससे इन्फ्लेशन आ जाता है, रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल थ्रू कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ को जो पॉलिसी जो मेजर्स हैं उसके अंडर क्या किया जाता है कि लोगों की परचेजिंग पावर है उसको एक तरह से मोबिलाइज़ किया, उनके पास जो पैसा है उसको अगर वो डिपॉजिट कर देते हैं, एक अच्छी एक ल्यूक्रेटिव स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं उनको, तो अगर पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो उनके पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड कम होगी तो प्राइजेस जो है वो अननेसेसरी इंक्रीज़ नहीं होंगे। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज थ्रू पब्लिक डेब्ट, और जो पब्लिक जो मतलब पैसा पहले तो क्या किया जा रहा था, डेफिसिट फाइनेंसिंग की जा रही थी, तो किया क्या जाएगा, अब जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो पब्लिक डेट्स के थ्रू लिया जाएगा। लेवाइंग ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स, खर्चों के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तो खर्चा भी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। इम्पोजिंग मोर टैक्सेस ऑन रेंटियर क्लास, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास जो है उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे, जो कंजप्शन क्या करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, जिन्होंने प्राइजेस जो हैं वो बढ़ा रखे हैं। खासकर हम बात करें जो रेंटियर क्लास है, मीन्स हु आर लिविंग एज अ टेनेंट, तो उनको क्या किया जाएगा, टैक्सेस उनके ऊपर ज़्यादा चार्ज किए जाएंगे ताकि उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ सर्विस या कम्युनिटी के प्राइसेस जो हैं वो बढ़े नहीं। राइजिंग द रेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा देंगे, जो हमारा लैंड बेच रहे हैं या बिल्डिंग बेच रहे हैं तो जो उससे प्राप्त होता है वो कैपिटल गेन होता है, उससे टैक्स बढ़ा देंगे तो सरकार के पास क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो टैक्स का कोई भी तरीका होगा उससे रेवेन्यू सरकार का जनरेट होगा। एनकरेजिंग द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द पीपल, लोगों में सेविंग्स की हैबिट को डेवलप किया जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू बाय प्रोवाइडिंग स्कीम्स बाय वे ऑफ बैंक्स और अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, तो वो डिमांड जो होंगे वो कम करेंगे, उससे प्राइस जो होंगे वो स्टेबल हो जाएंगे। रेजिंग द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ पीएफ, तो जो पैसा कट किया जाता है एक एम्प्लॉय के सैलरी में से पीएफ का पैसा है, अगर उस पीएफ के पैसे को ज़्यादा काटा जाएगा तो क्या होगा, उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे क्या है प्राइस लेवल्स के ऊपर चेक लगाया जा सकता है। मेकिंग ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सच प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स एज हैव शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर किया जाएगा ऐसे बड़े प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स का जो इनिशियल लेवल और प्रोजेक्ट को पूरा होने में जितना टाइम पीरियड लगेगा वो थोड़ा होगा, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होगी और पैसा लगेगा, तो इट मीन्स वहाँ पर जितना प्रोडक्शन जल्दी वहाँ शुरू होगा तो रिटर्न्स आने जल्दी जनरेट होंगे, तो वहाँ उधर से जो पैसा होगा वो चैनलाइज होकर उन जगहों पर जाएगा। प्रोडक्शन को और इनकरेज किया जाएगा ताकि जीडीपी की ग्रोथ हो। मोबिलाइजिंग मोर रिसोर्सेज बाय वे ऑफ पब्लिक बोरोइंग एंड यूजिंग द सेम इन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स, वही है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग ना करके रिसोर्सेज
जन रेज किए जाएंगे संसाधन, जो आर्थिक संसाधन है वो बोरो करके जनरेट किए जाएंगे, पब्लिक बोरोविंग करके, और उनको प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है पैसा डाला जाएगा, जो सरकार ने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगा रखे हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर और किस तरह से फिस्कल पॉलिसी जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट द्वारा लिए गए वो कैसे हेल्प कर सकते हैं आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में। रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट अब सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। ग्रोथ अगर हो रही है इकॉनमी की तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ रही है, लेकिन अगर समस्या आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, इट मीन्स जो पर्सनस काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको प्रिवेलिंग वेजेस रेट्स के ऊपर काम नहीं मिल पा रहा, तो वो बेरोज़गारी भी एक बड़ी समस्या है, जिससे जो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। हम इसीलिए इकोनॉमिक की डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए। तो जो सरकार फिस्कल पॉलिसी बनाती है उसका पर्पस भी यही रहता है कि वो जितना फाइनेंस जनरेट कर रही है या बाय वे जनरेट कर रही है, चाहे वो एक्सपेंडिचर करके, चाहे वो टैक्सेस रेवेन्यू जो आ रहे हैं टैक्सेस के थ्रू, उनके थ्रू वो ऐसा फंड्स उस जगह पर लगाए जहाँ पर क्या है उद्योग लगें, एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यूज जनरेट हो और क्या है बेरोज़गारी की समस्या ठीक हो। तो और डिफरेंट मेजर्स हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं सरकार बेरोज़गारी की समस्या को रिड्यूस कर सकती है ताकि आर्थिक समृद्धि हो। तो दो तरह की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है साइक्लिकल होती है, एक होती है डिस्गाइज्ड होती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। मींस कि कई बार क्या होता है कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो बेसिकली अपना रॉ मटेरियल क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, और जब उन रॉ मटेरियल की डिमांड है वो डिमांड गिर जाती है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ड्यू टू साइक्लिकल डिप्रेशन, देन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो हैव टू बियर द ब्रंट इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी इंडस्ट्री। तो कुछ जब हम रिलाई करते हैं ऐसे मटेरियल के ऊपर जो मटेरियल दूसरे देशों से आता है, और अगर वहाँ पर डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और डिमांड रिड्यूस हो जाती है तो उससे क्या होगा, आपकी जिन कंट्रीज़ के अंदर उस मटेरियल से कुछ बनने वाला है तो वहाँ पर भी एक तरह से क्या आ गया, एक वक्त के लिए वहाँ पर वो एक मंदी आ गई। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी, बेरोज़गारी रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो ठप हो जाता है एक पीरियड के लिए। तो इस बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। बट इट इज़ नॉट लाइकली टू हैव एनी सैल्यूटरी इफेक्ट, बट उतना इफेक्ट नहीं पड़ता पब्लिक एक्सपेंडिचर का। इट मीन्स हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें कि चाहे वो आपका लाइक गुड्स एंड सर्विसेज को कम रेट के ऊपर उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोवाइड कराती है ताकि वो क्या हो, उनको कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए जो है चीज़ें मिलती रहें। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। और बेरोज़गारी जो है वो, या ये भी तरीका है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, एक तो है गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू ताकि जीवन यापन, उसमें से क्या है बेरोज़गारी तो फिर भी रहेगी, लोग क्या है बैठे बैठे खा रहे हैं। लेकिन एक तरीका पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या है कि वो जो भी रिवेन्यू जनरेट किया है रिवेन्यूज टैक्स के माध्यम से, उससे एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यूज़ खोल रही है किसी और सेक्टर के अंदर जहाँ पे साइक्लिकल डिप्रेशन जो है चांसेस कम होंगे आने के, और क्योंकि रिलायंस उनका उन फॉरेन नेशन से आए हुए मटेरियल के ऊपर नहीं रहेगा तो वहाँ पर रोज़गार उनको मिल रहा है। लेकिन क्या कहता है इतना बड़ा इफेक्ट चलता नहीं है उसका। तो इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या हो जाता है आपका, थ्रू विल इनकम तो इंक्रीज़ होती है लोगों की, बट इंक्रीज इनकम में गेट स्पेंट ऑन इम्पोर्ट एंड कॉन्स्पिशियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट विल नॉट जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। कहते हैं अगर इनकम इंक्रीज़ होती है और वो कुछ ऐसी कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च हो जाती है या इम्पोर्ट के ऊपर खर्च हो जाती है, तो उससे जो खर्चा किया है सरकार ने वो एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू जनरेट करे, फैक्टर प्रोडक्शन को बेरोज़गार दे, लेकिन
साथ ही साथ जिनके पास वो पैसा जाता है, संसाधन जाते हैं, वो इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है कि चलो पैसा आ गया, मटेरियल तो ले ही लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, फिर वो इम्पोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट असल में जो है वो जनरेट नहीं हो पाती। तो कॉन्स्पिशियस जो कंजप्शन हो रही है, लगाना कहाँ था, लग कहाँ रहा है, उससे क्या होगा, फिर फर्दर क्या है, प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा, और आउटपुट नहीं बढ़ेगा और ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इस वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वो हमेशा से लिमिटेड रहती है, क्योंकि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी किया जा रहा है उसका यूज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना कर कर, या यूँ कहें कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ना बना कर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना कर कर, वो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन या इंपोर्ट में करना शुरू कर देते हैं, तब फिर बेरोज़गारी जो है वो मिट नहीं पाती है। अब हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसीज अंडर डेवलप्ड कंट्री शुड बी टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी। तो जो फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य होना चाहिए, जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो होना चाहिए कि इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए। बहुत ही इट मीन्स उसका जो क्या होना चाहिए कि एक ही सेक्टर तक हम लिमिटेड ना रहें। वहाँ पर अब इम्पोर्ट करने की ज़रूरत क्या है, जब आप ऐसा प्रोडक्ट का जो है एक प्रोडक्ट बना सकते हैं मिलता जुलता, या उसका ही जो है सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और सब्स्टिट्यूट बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये समस्या जो है वो सॉल्व अभी तक नहीं की जाती है, राशनैलिटी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर ज़्यादा है, इसीलिए नहीं हो पाती है। अच्छा, तो इंडस्ट्रीज ऐसी बनानी ज़रूरी है जहाँ पर क्या हो, आपका इन्वेस्टमेंट जो लगनी चाहिए वो उन्हीं ही इंडस्ट्रीज़ को मत दो, ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाओ जहाँ पर ग्रोथ प्रमोट हो सके, किसकी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की, एमएसएमईज़ की, और एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो सके, ताकि मटेरियल अगर रिक्वायरमेंट पड़ भी रही है तो वो अवेलेबिलिटी जो है वो यहीं से ही प्राप्त हो जाए। फिस्कल पॉलिसी एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है? डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो होती है बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होती है, कि इट मीन्स जितने लोग प्रोडक्शन के अंदर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उससे कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वहाँ है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर वो लोग जो एक्स्ट्रा थे, जो ज़्यादा लगे हुए हैं उस खेत के ऊपर प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि कमाने वाले, काम करने वाले 4 हैं लेकिन खाने वाले 8 हैं, तो अगर वो जो 4 हैं एक्स्ट्रा, अगर वो क्या कर रहे हैं, अगर उनको बाहर एम्प्लॉयमेंट मिलती तो वो उनसे वो क्या होता, जीडीपी का पार्ट बनते, तो उससे और नेशनल इनकम क्या होती, इंक्रीज़ होती, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो तो इस तरह की ये बेरोज़गारी है कि जो 4 दिख तो रहे हैं कि मैं रोज़गार में हूँ, सिर्फ वो एक सोशल पर्पसेस के लिए होता है कि हाँ रोज़गार में दिखना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट असल में जो क्या है रहती ही है, चाहे वो डिस्गाइज्ड फॉर्म में क्यों ना हो। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना चाहिए। इट मीन्स जो है वो इन्वेस्टमेंट जो होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिस्कल पॉलिसी के अंडर खासकर जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्या किया जाता है, मैक्सिमम रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टमेंट्स की जाती है सरकार द्वारा बिना इन्फ्लेशन को बढ़ाए। मींस कि वो पैसा जो वो इस तरह से जनरेट किया जाए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगाया जाए ताकि रोज़गार हो, जिससे प्रोडक्शन भी हो, रोज़गार भी हो और प्राइस भी ना बढ़े। तो ये तरीका है एक आपका डिस्गाइज एंड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या है रिड्यूस करने का। तो इसमें जब रेशियो ऑफ सेविंग इन इनकम, जो सेविंग्स को अगर बढ़ाया जाएगा तो इकोनॉमी क्या करेगी, सेविंग्स जो पर जाएंगी किसके पास, वो इकोनॉमी के अंदर जाएंगी बाय वे ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो सेविंग्स को प्रमोट करके, और उससे क्या होगा, पैसा आएगा तो आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब बताते हैं टू करेक्ट द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है, मीन्स इम्पोर्ट्स आर हायर देन एक्सपोर्ट, उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट मेजर ले सकती है कि हमारे, ताकि इंपोर्ट के ऊपर जो पैसा लग रहा है वो क्या है रिड्यूस हो सके, तो और एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो फिस्कल पॉलिसी क्या, उसमें क्या किया जाएगा
गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच एक्सपोर्ट्स आर टू बी इनकरेज, मतलब ऐसे चीज़ों का इम्पोर्ट ना किया जाए जिसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और सब्सिडीज़ को इंक्रीज़ किया जाए या किया जाता है जिससे प्रोडक्शन हो सके उन प्रोडक्ट्स की जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके और जिससे फॉरेन एक्सचेंज हमारा यहाँ पर बढ़ सके। और लग्जरी आइटम्स का या नॉन एसेंशियल आइटम्स का इंपोर्ट ना किया जाए जिनके ताकि उसके ऊपर फिर क्या लगाया जाता है, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है सरकार द्वारा, ताकि उनका इंपोर्ट ना किया जाए। उनकी डिमांड हो रही है तो वो महंगा बहुत ज़्यादा पड़े, कि इंपोर्ट के बदले में जो पैसा जाएगा वो जाएगा डॉलर के लिए, और डॉलर के लिए जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी, फिर एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर एंड एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो जाएगा। तो फिर फर्दर और अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर डेफिसिट में चला जाएगा। तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये मेजर्स किए जाते हैं सरकार द्वारा अंडर फिस्कल पॉलिसी के अंडर। अब बात आती है मेथड्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। हम जो मेथड्स पढ़ चुके हैं कि भाई टैक्सेस का, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी का, सेम वही चीज़ इसके अंदर क्या है, रिपीट की गई है। अब पब्लिक डेट पॉलिसी का, डेफिसिट फाइनेंसिंग का, तो हम एक बार थोड़ा सा एक दोबारा से जस्ट एक ओवरव्यू क्या है ले लेते हैं।